बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और मेरा ख्याल है वो खबर गंगोली चौधरी वाले केस के सिलसिले में होगी। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला और मुझे अपनी बात पर खुद भी हैरत हो रही थी। इन दोनों पुलिस ऑफिसरों को देखकर मैंने गंगोली चौधरी के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन लाशऊर में दबी हुई ये बात अचानक ही उभर कर सामने आ गई थी। गंगोली चौधरी से भी ज्यादा दिलचस्प ठाकर बोला। गंगोली चौधरी के हवाले से भी एक खबर है। भंडारी ने कहा, आपको याद होगा कि गंगोली चौधरी का एक साथी जख्मी होकर जंगल में फरार होने में कामयाब हो गया था। अब हमारी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक चंद रोज जंगल में एक बेल कबीले में छुपे रहने के बाद वो कोट पतली की तरफ निकल जाने में कामयाब हो गया है। और इतला ये है कि वो इस इलाके के नामी गिरामी डाकू चूरन सिंह से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पुलिस से गंगोली चौधरी और अपने दूसरे साथियों के कत्ल का बदला ले सके। पुलिस के अलावा तुम्हारा नाम भी इसके जहन में महफूज है। क्या यही वो दिलचस्प खबर है जिसे सुनाने के लिए आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत की? मैंने सवालिया निगाहों से भंडारी और इंस्पेक्टर जारमनी दास की तरफ देखा। नहीं, वो दूसरी खबर है। इन दोनों के बजाय ठाकर बोला, शायद आप लोग मुझे तजस्सुस में रखना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं इनके सहेली बोझ पहेली वाले इस अंदाज से कुछ उलझन सी महसूस करने लगा था। इंस्पेक्टर पांडे काली के मंदिर से करोड़ों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गया है। ठाकर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या? मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे मेरे पैरों के करीब बम फट पड़ा हो। तुम शायद मजाक कर रहे हो। ये इतला मुझे इन पुलिस ऑफिसरों ने दी है और ये हजरात इस सिलसिले में हमसे कुछ मालूमात हासिल करने आए हैं। ठाकर ने जवाब दिया, ये वाकई मजाक नहीं था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर पांडे एक जिम्मेदार फर्जशनास और दलेर ऑफिसर था। कई रोज पहले जब गंगोली चौधरी की आदमी यात्रियों को उठाकर जंगल में ले गए थे तो इंस्पेक्टर पांडे पुलिस की कार्रवाई में पेश रहा था और फिर मेरी पुलिस पार्टी भी वही लेकर जंगल में गया था। डाकुओं के इस गिरोह का कला कमा करने में इसने नुमाया किरदार अदा किया था। आखिरी दिन जब गंगोली चौधरी से फैसला कुन जंग हो रही थी तो वो इंस्पेक्टर पांडे ही था जो ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर मेरी जान बचाई थी। मैं इस जिंदगी के नाजुक और संगीन तरीन लम्हात से दो चार था। पांडे ही ने मेरी मदद की थी, वरना शायद गंगोली चौधरी बजाय मेरी लाश जंगल में पड़ी सड़ रही होती। जंगल में गुजारे गए इन 2 दिनों के दौरान में इस नीम उरिया लिबास में रही थी। मगर इंस्पेक्टर पांडे की शराफत की इंतहा ये थी कि इसने कभी नजर भरकर भी बिमला की तरफ नहीं देखा था। और फिर चंद रोज पहले जब ठाकर और रूपमती का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं समझता हूँ कि रूपमती की जान बचाने में भी इसने अहम रोल अदा किया था। ठाकर रूपमती की जान बचाने के लिए अस्पताल में लोगों से खून का कतरा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। लोगों के सामने मेरी अपील भी बेअसर साबित हुई थी और फिर वो पांडे ही था जिसने मेरा हाथ उठाकर लोगों को बताया था, मैं वो हूँ जिसने इन लोगों को गंगोली चौधरी जैसे दरिंदे से निजात दिलाई थी। मैं अगर यही बात कहता तो शायद इसका इतना असर न होता या लोग यकीन ही न करते, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे के अल्फाज ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया था और लोग खून के लिए लाइन में लग गए थे। और कल रात ही की तो बात है कि इसने जानकी की हालत देखकर हमें आधी रात के वक्त अपनी जीप पर शहर भेजने का बंदोबस्त किया था। अगर वो हमारा साथ न देता तो जानकी की हालत बिगड़ जाती। एक फर्दशनास, जिम्मेदार और शरीफ पुलिस ऑफिसर, ये इस किस्म का दूसरा आदमी था जो मेरी नजरों में सिंगापुर में इंस्पेक्टर चांग शू मुझे अब भी याद था। और हकीकत है कि इंस्पेक्टर पांडे से मिलकर मुझे इंस्पेक्टर चांग शू की याद आया था। अगर इंस्पेक्टर चांग शू के बारे में ऐसी कोई बात की जाती तो मैं कभी यकीन न करता हिंदुस्तान की पुलिस में पांडे भी तो ऐसा ही था जो मिसाली किरदार का मालिक था। और इस वक्त इसके बारे में जो बात कही जा रही थी इस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये मजाक नहीं, हकीकत है। एसीपी भंडारी की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालात से चौंक गया। वो कह रहा था, इंस्पेक्टर पांडे पहाड़ियों में वाक़या काली के मंदिर में 2 पंडितों को मौत के घाट उतार कर वहाँ से करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात, सोने की मूर्तियां, भेंट में दी जाने वाली दूसरी चीजें और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया है। इसके साथ पुलिस के 3 आदमी और भी हैं और वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। यकीन नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट हो रही थी। आपको कैसे पता चला और ये इतला कब मिली? आज दोपहर 2 बजे के करीब भंडारी ने जवाब दिया। जो कांस्टेबल गुज़श्ता रात आप लोगों को यहाँ लेकर आया था, इसे सुबह वापस जाना था, लेकिन सुबह इस
इसकी जीप खराब हो गई। कोई बड़ा ही नक्श था, जीप का इंजन खोलना पड़ा था और इस कांस्टेबल की किस्मत भी अच्छी थी कि वो वापस नहीं जा सका था। फिर आपको इंस्पेक्टर पांडे के बारे में इतला कैसे मिली? मैंने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर पांडे 6 आदमियों को लेकर यहाँ से गया था, एक सब इंस्पेक्टर, एक हवालदार और 4 कांस्टेबल। आज दोपहर 2 बजे के करीब 2 कांस्टेबल बुरी खस्ता हालत में यहाँ पहुँचे थे। सारी बात उन्होंने ही बताई थी। एसीपी भंडारी एक लम्हे खामोश रहा, फिर इन कांस्टेबलों से सुनी हुई बातों की तफसील बताने लगा। इसके कहने के मुताबिक कल पहाड़ियों वाले मंदिर में काली की पूजा का आखिरी दिन था। इंस्पेक्टर पांडे ने किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आदमी मंदिर में तैनात कर रखे थे। वो खुद 10 बजे के करीब सब इंस्पेक्टर के साथ मंदिर की पिछली तरफ गार में चला गया जहां सब कुछ जमा किया जाता है। 2 आदमियों को इसने पहाड़ी पर इस जगह भेज दिया था जहां मंदिर के पीछे गार का खुफिया रास्ता निकलता है। एक आदमी को इसने मंदिर के गेट पर और दूसरे को मूर्ति वाले चबूतरे के पीछे अंदरूनी गार की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुतय्यन कर दिया था और इसे सख्ती से हदायत कर दी थी कि इसकी इजाजत के बगैर किसी को भी अंदरूनी गार की तरफ न आने दिया जाए। इस वक्त अंदरूनी गार में 2 पंडित भी थे जो वहां जमा शुदा दौलत का हिसाब कर लगा रहे थे। पांडे और सब इंस्पेक्टर को अंदरूनी गार में गए हुए 1 घंटा गुजर गया था। 11 बजे के करीब कलकत्ता वाले काली के मंदिर से आए हुए एक पंडित ने अंदर जाने की कोशिश की तो चबूतरे के पीछे खड़े हुए कांस्टेबल ने इसे रोक लिया, जबकि वो पंडित अंदर जाने के लिए बजिद था। पंडित की जिद से मजबूर होकर कांस्टेबल भी इसके साथ गार के अंदर चला गया। गार के पिछले हिस्से में कदम रखते ही वो दोनों बदहवास हो गए। 2 पंडित गार में इस तरह पड़े हुए थे कि इनके गले कटे हुए थे और हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जबकि इंस्पेक्टर पांडे और सब इंस्पेक्टर गायब थे और गार में जमा किया जाने वाला मालो जर और नकद रकम भी गायब थी। कहीं एक तिनका तक नजर नहीं आ रहा था, जबकि कलकत्ता से आया हुआ वो पंडित 1 दिन पहले जब मंदिर को लूटने की एक नाकाम कोशिश हो चुकी थी, अपनी आंखों से वहां दौलत के अंबार देख चुका था। पंडित और इस कांस्टेबल को समझने में देर नहीं लगी कि इंस्पेक्टर पांडे और इसका साथी सब इंस्पेक्टर गार के अंदर पंडितों को कत्ल करके मालो जर और नकदी लूट कर खुफिया रास्ते से फरार हो चुके हैं। पंडित चीखता हुआ बाहर आ गया। वो कांस्टेबल भी इसके साथ ही था। वो खौफ से थर थर कांप रहा था कि लोगों को जब पता चलेगा कि ये वारदात पुलिस वालों ने की है तो वो इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पंडित की चीखों पुकार से खलबली सी मच गई थी। हर शख्स गार में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वो कांस्टेबल किसी तरह मंदिर से बाहर आ गया और मंदिर के गेट पर मुतय्यन अपने साथी को लेकर वहां से भाग निकला। वो 2 बजे के करीब यहाँ पहुंचे और सूरत हाल से आगाह किया। हमारी इतला के मुताबिक इंस्पेक्टर पांडे को सब इंस्पेक्टर जगदेश, हवालदार मंगल सिंह और एक कांस्टेबल के साथ नीले रंग की एक कार में अलोर से दिल्ली की तरफ जाते हुए देखा गया है। क्या इंस्पेक्टर पांडे और इसके साथी वहाँ सरकारी ड्यूटी पर थे? मैंने भंडारी के खामोश होने पर पूछा। हम सरकारी तौर पर वहाँ किसी की ड्यूटी नहीं लगा सकते क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है कि इन पहाड़ियों में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है और इस काली के चरणों पर इंसानी जानों की भेंट दी जाती है। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, आप जानते हैं लोग धर्म के मामलात में कितने हसास होते हैं। मिस्टर भंडारी ने कहा, देवी के चरणों पर इंसानी जान की भेंट सरीह कत्ल है, लेकिन वो क्या है कि इन पंडितों को कुछ नेताओं की हमायत हासिल है। 3 साल पहले इनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार पर इस कदर दबाव डाला गया कि ये केस वापस लेना पड़ा। और वैसे भी ये लोग भेंट के लिए इन लोगों को पकड़ कर लाते हैं जिनका किरदार निहायत घिनौना होता है। चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश और कातिल जो कानून को चक्कर देकर सजा से बच जाते हैं, वो लोग जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं लेकिन खुद हर सजा से बचे रहते हैं। ऐसे ही लोग इन पंडितों के हत्थे चढ़ जाते हैं और कानून को भी इन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अजीब मंतक है। मैंने कहा, गोया कानून ने इजाजत दे रखी है कि धर्म के नाम पर जिसको चाहो पकड़कर जिबा कर डालो। ये बात नहीं है हिम्मत सिंह जी, पंडित मिस्टर भंडारी ने कहा। बाज मामलात में कानून को चश्मपोशी करनी पड़ती है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकेंगे। हम तो कठपुतलियां हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचने वाले। हमारे पास तो इतने इख्तियारात भी नहीं है कि मेले में आने वालों को पहाड़ियों में दाखिल होने से रोक सकें। हैरत है, आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, मजबूरियों का रोना रो रहे हैं। मैंने चिढ़ कर कहा, हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पुलिस वालों के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। एक मामूली सा कांस्टेबल भी किसी राजा को सड़क पर नंगा कर सकता है और आप
इस बहस में मत पड़े हिम्मत सिंह जी, भंडारी ने मुझे टोक दिया। ठीक है, ये आपका मसला है, मैंने कहा। अभी ठाकर जी ने बताया था कि आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। जी हाँ, भंडारी संभल कर बैठ गया। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे और आप लोगों ने मंदिर में डकैती की वारदात को नाकाम बनाया था, जिसमें 2 साधु मारे गए थे, एक मर्द और एक औरत। इनके अलावा भी 3-4 हलाक हुए थे। हमारा इन हलाकतों से कोई तल्लक नहीं है, मैंने कहा। मैं इन हलाकतों से आपका कोई तल्लक साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। भंडारी मुस्कुरा दिया। लेकिन मुझ तक इतलात पहुंची है कि इनके मुताबिक आपको मालूम था कि वहां इस किस्म की कोई वारदात होने वाली है और इससे कई दिन पहले आपने धौलपुर के पंडित सोबराज नामी एक शख्स को इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था। इसका इस मामले से ताल्लुक था। ये बात आप इससे क्यों नहीं पूछ लेते? मैं चुभती हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। जरूर पूछ लेता, भंडारी बोला, बशर्ते कि वो यहाँ होता। क्या मतलब? मैं चौंक गया। आज सुबह सवेरे एक संतरी को कत्ल करके वो हवालात से फरार हो गया, भंडारी ने जवाब दिया। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने कहा, बात दरअसल ये है मिस्टर भंडारी। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हमें दारा नामी एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो हमारे साथ फ्रॉड कर चुका है। इसने जयपुर में ठाकर जी के रेस्टोरेंट को भी आग लगवा कर तबाह कर दिया था। हम इसकी तलाश में थे। हमें पता चला कि वो अपने 2 गुर्गों के साथ साधुओं के बेस में सारस का आया हुआ है। हम इसकी तलाश में यहाँ आए थे कि बीच में गंगोली चौधरी वाला वाकया पेश आ गया। हमारी एक दोस्त भी इस लपेट में आ गई, जिसे छुड़ाने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बहरहाल इस वाकये से निपटने के बाद हमने अपने असल काम की तरफ तवज्जो दी तो पता चला कि वो साधु धौलपुर के मंदिर में छुपे हुए हैं। वो तीनों साधु हमारे पहुंचने से पहले धौलपुर से जा चुके थे। हमारा सामना पंडित सोबराज से हो गया, जिसने इंकशाफ किया कि इन 3 साधुओं में एक औरत भी है। मैंने जरा सख्ती की तो पंडित सोबराज खुल गया। इसने अपने बारे में कुछ ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात किए कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद चित्तौड़गढ़ की इस नौउम्र लड़की के बारे में बताने लगा, जो सोबराज और बलवंत सिंह की हवस की बींट चढ़ गई थी। इस तफसील के बाद मैंने वाकयात को आगे बढ़ाते हुए, इन तीनों साधुओं में से एक तो वो खूबसूरत दराज कामत लड़की थी जिसका नाम अंबर था। वो हमारी एक अजीजा डॉक्टर राधा की बांजी थी। दारा और बलवंत सिंह ने इसे जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। वो इन दोनों के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। बिल आखिर बलवंत सिंह के हाथों मारी गई। दूसरा हमारा मतलूबा आदमी दारा और तीसरा बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह खुद नौउम्र लड़की के कत्ल में मुलव्वस होने के बावजूद पंडित सोबराज को ब्लैकमेल कर रहा था। पंडित सोबराज ही ने हमें बताया था कि वो 3 साधु पहाड़ियों में काली के मेले में गए हैं। वहाँ इनका कोई बड़ी वारदात करने का इरादा है और इसके बाद वो धौलपुर वापस आकर चंद रोज इसके यहाँ पनाह लेंगे। मैंने पंडित सोबराज को इंस्पेक्टर पांडे के हवाले कर दिया कि चित्तौड़गढ़ में इस लड़की के कत्ल के बारे में तहकीकात करे। इससे अगले ही रोज ठाकुर जी और इनकी दोस्त रूपमती को हादसा पेश आ गया और हम कई रोज तक किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे सके और फिर हम भी साधुओं के बेस में मेले में पहुंच गए। हमारा बेस बदलने का मकसद ये था कि दारा और इसके साथी हमें पहचान कर भाग न जाएं। इसी दौरान में वहाँ इंस्पेक्टर पांडे से मुलाकात हो गई और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो आपके आदमी आपको बता चुके हैं। क्या इंस्पेक्टर पांडे ने ये बताया था कि वो सरकारी ड्यूटी पर है? मेरे खामोश होने पर भंडारी ने पूछा। इंस्पेक्टर जारमनी दास इस दौरान में खामोश ही बैठा रहा था और ठाकुर ने भी हम दोनों की गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने इससे ये सवाल किया था और इसने बताया कि वो पूजा के लिए आया हुआ है। मंदिर के पीछे वाले गार में जो कुछ भी हुआ था। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने इस खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी और मुझे इत्मीनान भी हो गया था कि अब वहाँ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो सकेगी। इसी दौरान में रात को हमारी ये दोस्त, मैंने जानकी की तरफ इशारा किया, पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई और इंस्पेक्टर पांडे ने बड़ी मेहरबानी की कि हमें अपनी जीप में यहाँ भेज दिया। मेरी इस कहानी में थोड़ा सा झूठ भी शामिल था दारा और बलवंत सिंह के बारे में, क्योंकि इन दोनों के बारे में अगर असल बात बता दी जाती तो हमारे लिए कुछ पेचीदगियां पैदा हो सकती थी। बलवंत सिंह अगरचे ठाकुर के हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन मैंने इसकी हलाकत भी पुलिस के खाते में डाल दी थी। वहाँ कानून भी बेबस हो गया था, तो हमें अपने आप को इस मामले में मुलव्वस करने की क्या जरूरत थी। एसीपी भंडारी और इंस्पेक्टर जारमनी दास काफी देर तक मुझसे और ठाकुर से सवालात करते रहे। शायद इनका ख्याल था कि हम भी इंस्पेक्टर पांडे के साथ इस डकैती में मुलव्वस हो सकते हैं। मिस्टर भंडारी, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए
कहा, पहाड़ियों में लगने वाला ये मेला किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। आपका कानून भी इससे कतई ला इल्म है। 3 दिनों के दौरान में इन पहाड़ियों में कम से कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। 3 को तो काली के कदमों में जिबा किया गया और बाकी पुलिस या इंस्पेक्टर पांडे और इसके आदमियों के हाथों मारे गए। कानून इन 10 हलाकतों को नजरअंदाज कर रहा है तो मंदिर में डकैती की वारदात को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या लूटी जाने वाली वो दौलत 10-11 इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है? मेला रिकॉर्ड पर नहीं है लेकिन कारी का मंदिर अपना वजूद रखता है। भंडारी ने जवाब दिया, हम मेले के हवाले से इन हलाकतों को सरकारी कागजात पर नहीं ला सकते, लेकिन मंदिर में होने वाली डकैती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी तहकीकात तो हमें करनी पड़ेगी। 4-5 पंडित इस वक्त भी मेरे दफ्तर के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। आप इन पंडितों और पुजारियों को अच्छी तरह जानते हैं। इंसानी जिंदगी इनके नजदीक कोई मानी नहीं रखती। दौलत को इनके धर्म में सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। ये इसकी पूजा करते हैं। काली के इस मंदिर में तो 3 पंडितों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया गया, लेकिन दौलत लुट जाने से इनकी मैया मरी जा रही है। हम इस सिलसिले में आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ठाकर ने पहली मर्तबा जुबान खोली। हम जो कुछ जानते थे वो आपको बता दिया। हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते। हमें क्या मालूम था कि इंस्पेक्टर पांडे ने पहले ही से ऐसा कोई मंसूबा बना रखा है। ठीक है ठाकुर जी, भंडारी गहरा सांस लेते हुए बोला, आप लोगों को जहमत दी इसके लिए माजरत चाहता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना हिम्मत सिंह जी। गंगोली चौधरी का जिंदा बच जाने वाला आदमी अनुपम तुम्हारे लिए किसी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्रिया, मैं ख्याल रखूंगा, मैंने जवाब दिया। इनके जाने के बाद भी हम देर तक इंस्पेक्टर पांडे के बारे में बातें करते रहे। मुझे वाकई बड़ी शदीद हैरत हो रही थी। पांडे जैसा फर्ज शनास और जिम्मेदार अफीसर, लेकिन फिर दौलत ऐसी चीज है जिसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा कर देती है। बड़े बड़े नेक और दयानतदार लोग इस सुनहरी जाल में फंसते ही तो निकल नहीं पाते। पांडे इंस्पेक्टर था, इसकी तनख्वाह भी महदूद होगी और वो रिश्वत भी नहीं खाता था। इसका भी दिल चाहता होगा कि इसके पास सब कुछ हो। वो चाहता तो रिश्वत लेकर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, लेकिन इसने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। और फिर मंदिर में जरो जवाहर के अंबार देखकर शायद इसकी नीयत बदल गई थी। हो सकता है कि इसने पहले से मंदिर को लूटने का मंसूबा बना रखा हो, और ये भी हो सकता है कि दौलत का ढेर देखकर अचानक ही इसके दिल में इसे हासिल करने का ख्याल पैदा हुआ हो। इसने अपने भरोसे के आदमियों से बात की और वो भी आमादा हो गए। आसानी से हाथ आने वाली दौलत से कौन इनकार कर सकता है? बहरहाल जो कुछ भी हुआ था मेरे ख्याल में बहुत बुरा हुआ था। इंस्पेक्टर पांडे को देखकर मेरे जहन में एक मिसाली पुलिस ऑफिसर का जो खूबसूरत तस्वर कायम हुआ था वो एक ही झटके में चकनाचूर हो गया था। हम तकरीबन 1 हफ्ता मजीद सारसका में रहे। ठाकर की तबाहशुदा पजारो पहले ही जयपुर भेज दी गई थी। जानकी और रूपमती अब बड़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। इनके जख्म मुंदमिल हो रहे थे और अब इन्हें सिर्फ आराम की जरूरत थी, और ये आराम घर जाकर भी हो सकता था। और फिर एक रोज सुबह सवेरे हम सब लोग बस में सवार जयपुर जा रहे थे। जिंदगी में जैसे ठहराव आ गया था। कोई हलचल नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था। वही मामूल के शबो रोज, वही बेजार कुन यकसानियत। लगता था जैसे जिंदगी की सारी दिलचस्पियां खत्म हो गई हों। जयपुर आने के बाद जो हंगामे शुरू हुए थे वो खत्म हो गए थे। रूपमती की जिंदगी में जो बुंचाल आया था वो गुजर गया था। इसका दुश्मन खत्म हो गया था, लेकिन मेरा दुश्मन एक बार फिर मुझे गुंचा दे गया था। हम फिर ठाकर की इस टीले वाली हवेली में ठहरे हुए थे। इस मर्तबा तो बिमला भी हमारे साथ थी। हमारी अदम मौजूदगी में रूपमती की मुलाजमा मुंदरी यहीं रह रही थी। वापस आए तो मुंदरी रूपमती और जानकी को जख्मी देखकर वो परेशान हो गई। सारसका में बिमला ने इन दोनों की बड़ी खिदमत की थी और अब ये जिम्मेदारी मुंदरी ने संभाल ली थी। ठाकर का एक दोस्त डॉक्टर भी हर दूसरे दिन इन्हें देख लेता था। मैं दिन भर या तो घर में ही पड़ा रहता या ठाकर के रेस्टोरेंट या होटल में जाकर बैठ जाता। ठाकर ने कहा था कि मैं इन दोनों में से एक जगह संभाल लूं और मुस्तकिल यहीं रहूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ चंद रोज और यहाँ रहना चाहता था। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके। मुझे यकीन था कि दारा मंदिरों के हिसार से बाहर नहीं निकला था। इसे किसी मंदिर ही में पनाह मिल सकती थी और किसी ऐसे आदमी की तलाश में मैंने जयपुर के मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कभी बिमला मेरे साथ होती और कभी मैं अकेला ही मंदिरों में घूमता रहता। हमें सारसका से वापस आए हुए शायद 10वां दिन था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं इस वक्त
वक्त ठाकर के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था, इक्का दुक्का मेजों पर ही गाहक बैठे हुए थे। किचन की तरफ से शोर की आवाज सुनाई दी तो मैं काउंटर से उठकर किचन में चला गया। कुक और इसका असिस्टेंट आपस में किसी बात पर झगड़ पड़े थे। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने लगे थे। असिस्टेंट एक नौ उम्र लड़का सा था, दाढ़ी मूंछ अभी नहीं आई थी, गोरी रंगत और गोल मटोल सा चेहरा। कुक ने इसके गाल पर चुटकी भर ली थी, जिस पर वो लड़का हथे से उखड़ गया था। मैंने डांट डपट कर दोनों का गुस्सा ठंडा किया। किचन से बाहर आते हुए बाएं तरफ एक मेज पर एक जोड़े को बैठे देखकर मैं ठिठक गया। जब मैं किचन में गया था तो ये मेज खाली थी। ये गाहक मेरे बाद यहाँ आकर बैठे थे और वो दोनों आमने सामने की कुर्सियों पर बैठने की बजाय एक दूसरे के बराबर कुर्सियों पर बैठे थे और मर्द ने अपना एक हाथ औरत की पुश्त पर रखा हुआ था। इस औरत की उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। गोरी रंगत पर नीले रंग की साड़ी जच रही थी। वो सडोल जिस्म की मालिक एक हसीन औरत थी। डार्क ब्राउन लहरिएदार बाल शानों पर बिखरे हुए थे। इसके साथ बैठे हुए मर्द की उम्र भी 35 और 40 के दरमियान रही होगी और मैं ठिठका इसी को देखकर था। इसके सर के बाल छोटे थे जो सलीके से बने हुए थे। इसकी रंगत गंदमी और आंखें नीली थी। इसने पैंट शर्ट पहन रखी थी, कमीज के बटन खुले हुए थे और सोने की एक चेन गले में पड़ी हुई थी। लाकेट की जगह तकरीबन 1 इंच लंबी और निसफ इंच चौड़ी सोने की प्लेट थी जिस पर कुछ कुनंदा था। इसकी गर्दन पर जरा दाएं तरफ 1 इंच लंबे जख्म का निशान था। इस शख्स ने भी मेरी तरफ सरसरी से अंदाज में देखा, औरत की पुश्त से हाथ हटा लिया और वेटर को इशारा किया जो इसी तरफ आ रहा था। मैं काउंटर के पीछे अपनी सीट पर बैठ गया और बार बार इस शख्स की तरफ देखने लगा। यहाँ से इसका चेहरा अगरचे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक उलझन सी पैदा हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं अपनी सीट पर बैठा इसके बारे में सोचता रहा। इसकी गर्दन पर जख्म का वो निशान मेरे जहन में उलझन सी पैदा कर रहा था और मैं इस निशान के हवाले से कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर मेरे दिमाग में रोशनी का एक जमाका सा हुआ। मुझे याद आ गया कि जख्म का वो निशान मैंने किसकी गर्दन पर देखा था। इसके साथ ही मेरे जहन में पंडित सोबराज का नाम उभरा था। मैं आंखें बंद करके चश्मे तसव्वुर से पंडित सोबराज को देखने लगा। बात ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, चंद रोज पहले ही तो धौलपुर में पंडित सोबराज से मुलाकात हुई थी और मैं भला इस मुलाकात को कैसे भुला सकता था। पंडित सोबराज का पेकर मेरी नजरों के सामने घूम गया। मखसूस अंदाज में बंधी हुई धोती, जिस्म के बालाई हिस्से पर पीले रंग की चादर जिस पर जा बजा लफ्ज ओम छपा हुआ था, पैरों में लकड़ी की खड़ाओं, गंजा सार, माथे पर सफेद कशका, इससे जरा ऊपर दरमियान सुर्ख टीका और दोनों रुखसारों पर भी ऊपर से नीचे सिंदूर से लकीरें खींची हुई थी। इसकी आंखें स्याह और कदरे छोटी थी। दोनों कानों में चांदी की बालियां थी। वो सूरत ही से कटर मुत्तसब और कीना परवर हिंदू लगता था। इसकी गर्दन में जरा दाएं तरफ तकरीबन 1 इंच लंबा पुराने जख्म का निशान भी था। वेटर की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। वो समझा था शायद मुझे नींद आ रही है। वो किसी गाहक का बिल लेकर आया था। 100 के नोट्स में बिल की रकम काट कर मैंने बाकी पैसे प्लेट में रख दिए और काउंटर के पीछे से निकलकर किचन की तरफ चल पड़ा। वेटर ने इन दोनों की मेज पर काफी सर्व कर दी थी। मैं इनकी तरफ देखे बगैर किचन में चला गया और एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहाँ से मैं इस शख्स को देख सकता था, लेकिन मैं इसकी नजरों में नहीं आ सकता था। इस रुख से रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा और फिर मैं अपने आप में सनसनी की लहरें सी दौड़ते हुए महसूस करने लगा। अब इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। वो पंडित सोबराज ही था, लेकिन अब इसे पंडित नहीं कहा जा सकता था। इसने बड़ी महारत से अपना हुलिया तब्दील किया था। बेतरतीब दाढ़ी मूंछें साफ कर देने से ही इसके चेहरे पर बड़ी तब्दीली आ गई थी और बाकी कमी दूसरी चीजों ने पूरी कर दी थी। इसकी बटन जैसी आंखें अगरचे काली थी, लेकिन आजकल तो आंखों की रंगत तब्दील करना भी कुछ मुश्किल नहीं रहा था। नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस ने इसकी आंखों की रंगत भी बदल दी थी। इसने गंजे सर पर यकीनन विग लगा रखी थी। चंद रोज में बाल इतने बड़े नहीं हो सकते। इसके कानों में अगरचे बालियां नहीं थी, लेकिन सौराखों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो सोबराज ही था और मुझे इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। हमने इसे सारसका में इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था ताकि कई साल पहले चित्तौड़गढ़ में सोबराज और इसके साथियों के हाथों हलाक होने वाली मासूम लड़की की हलाकत की तहकीकात की जा सके। लेकिन चंद रोज पहले वो सारसका के पुलिस स्टेशन में एक संतरी को कत्ल करके हवालत से भाग निकला था। इसे तो इतनी दूर
चले जाना चाहिए था कि पुलिस इसकी गर्द को भी ना पा सके, लेकिन वो जयपुर में ऐश कर रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।